जय हिंद दोस्तों। हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन 2024 को पढ़ रहे हैं, जो कि यह बिहार पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। हम लोगों ने आधुनिक इतिहास को 250 क्वेश्चन तक देख लिया है। उसके आगे से हम लोग 251 क्वेश्चन से देखेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 251 है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। फिर उसके बाद आता है कि स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ था, तो क्या हुआ था? तो असहयोग आंदोलन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही इसमें। स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद असहयोग आंदोलन चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी, जो कि कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से भी इसे जाना जाता है, तो स्वराज पार्टी का गठन CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। CR दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बनाए गए थे। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में प्रसारित किया, साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 253 है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो ये किए थे चित्तरंजन दास किए थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। चित्तरंजन दास के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता 1922 में किया गया था। इसमें दिया गया है कि वर्ष 1922 में जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास को गया में कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद देशबंधु ने सभा प्रवेश कार्यक्रम के जरिए जैसे सभाओं के भीतर से असहयोग भारतीय राजनीति को नया आयाम देने का प्रयास किया, परंतु CR गोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, NG रंगा, अयंगर आदि नेताओं ने परिषद में प्रवेश करने की नीति का विरोध किया। इस अधिवेशन में काउंसिल में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ। फलस्वरूप चित्तरंजन दास ने त्यागपत्र दे दिया। इसके उपरांत इन्होंने कांग्रेस के भीतर से स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 254 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे चित्तरंजन दास थे। ऑप्शन नंबर ए सही है, चित्तरंजन दास थे। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 255 है, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसके व्हाइट मैन्स बार्डेन कहा जाता। यह किसने कहा था? तो ये कहे थे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। सॉरी, इसमें जो कहा गया था सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा कहा गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 256 है कि साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था। तो पहली बार भारत 1928 में आया था। ऑप्शन नंबर बी सही है, साइमन कमीशन पहली बार भारत 1928 ईस्वी में आया था। दिया है कि वर्ष 1919 के एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल तथा उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है, किंतु ब्रिटेन की कंट्रोवर्सी सरकार ने इस समीक्षा को पूर्व 2 वर्षों के पूर्व 1927 में ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी गई थी। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे सर जॉन साइमन थे। साइमन में कुल 7 सदस्य थे, चूँकि इसे सभी सदस्य अंग्रेज थे, तो साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे और 7 सदस्य जो है अंग्रेज थे। इसलिए कांग्रेसियों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर विरोध किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 257 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया और इसका विषय क्या था? तो इसका विषय के बारे में बताना है
तो इसका विषय जो था इसमें थे मोतीलाल नेहरू, जो कि भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। इसमें दिया गया है कि साइमन आयोग को नियुक्ति करने वाले अनुदारपंथी राज्य सचिव लॉर्ड बिरकेनहेड के अनुसार भारतीय लोगों संवैधानिक सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने में समर्थ थे। इन्होंने कहा कि भारतीय ऐसा संविधान बनाने में असमर्थ है जिसको सभी भारतीयों का व्यापक राजनीतिक समर्थक प्राप्त हो। इस चुनौती को भारतीयों द्वारा स्वीकार किया गया और एक योजना को अंतिम रूप देने के लिए फरवरी, मई और अगस्त 1928 में सर्वदलीय अधिवेशन आयोजित किए गए थे। मोतीलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति का गठन किया था, जो कि अगस्त 1928 में प्रस्तावित संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। इसको मोतीलाल नेहरू के नाम पर नेहरू रिपोर्ट के नाम से बाद में जाना गया। मोतीलाल नेहरू इस रिपोर्ट के लेखक थे। इसमें सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन मंडल की मांग को अस्वीकार किया गया था। इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। तो इस रिपोर्ट में क्या डोमिनियन स्टेट की मांग किया गया था। इसके अतिरिक्त अन्य सिफारिश की गई थी, जैसे सब वयस्क के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए समान अधिकार, यूनियन संगठन बनाने की स्वतंत्रता और हर धर्म का पृथक प्रकार से राज्य से पृथककरण। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 258 है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था। तो ये कब पारित किया गया था? तो 1929 में। ऑप्शन नंबर बी सही इसमें 1929 में पारित किया गया था। फिर दिया गया है कि कलकत्ता कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेट दिया गया कि वह वर्ष के अंत में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करे। निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि का घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया था। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में यह निर्णय किया गया कि 26 जनवरी 1930 के दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 259 है कि 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। तो 1929 में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 260 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? ये 26/1/1930 को। ऑप्शन नंबर ए सही इसमें 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में घोषित किया गया था। फिर इसके बाद आता है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 261 है कि 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी सही इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर इसके बाद आता है 262 है कि समाजवाद का समर्थन कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद, पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे? तो ये कौन थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के समर्थक थे। नेहरू वर्ष 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। नेहरू का समाजवाद सोवियत संघ के समाजवाद से प्रभावित था। उन्होंने नवंबर 1927 में सोवियत संघ की यात्रा की थी। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 263 है कि किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? तो ये उठाए थे मौलाना हसरत मोहानी। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है मौलाना हसरत मोहानी, जो कि 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था। इसमें दिया गया है कि वर्ष 1921 के अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खां ने किया था। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हसरत मोहानी को पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी, किंतु महात्मा गांधी इस मांग के पक्ष में नहीं थे। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 264 है कि दांडी यात्रा की गई थी। तो दांडी यात्रा कब की गई थी? तो
1930 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, दांडी यात्रा 1930 में किया गया था। फिर उसके बाद आता है 1930 में महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से 80 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्हें 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया। नमक कानून तोड़कर औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया था। फिर इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व पूरे देश में फैल गया। फिर इसके बाद इसमें तमिलनाडु में महात्मा गांधी नेता सी राजगोपालाचारी ने तिरुचेंगनागोड आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेदरायण तक नमक की यात्रा किए थे। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 265 है कि 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ये साबरमती आश्रम से प्रारंभ किए थे। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, साबरमती आश्रम। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 266 है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस प्रकार के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो ये किए थे चौकीदारी। ऑप्शन नंबर इसमें सही है, चौकीदारी का विरोध किए थे। इसमें दिया गया है कि महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून को भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया और बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर के द्वारा सरकार का विरोध किया। चौकीदारी कर का विरोध बिहार में अत्यधिक सफल रहा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 267 है कि दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? तो 24 दिन तक चली थी। ऑप्शन नंबर सी सही, इसमें 24 दिन तक दांडी यात्रा चली थी। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 268 है 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो ये अब्दुल गफ्फार खां। ऑप्शन नंबर इसमें ये सही है, अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा खुदाई खिदमतगार को संगठित किया गया था। इसमें दिया गया है कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं सेवक संगठित स्थापित किया गया था। इन्होंने लाल कुर्ती, रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया तथा श्रमजीवियों की हालात में सुधार की मांग की। जब अन्य प्रांतों में मुसलमानों ने स्वयं को सत्याग्रह आंदोलन से अलग कर रखा था, उत्तर पश्चिमी प्रांत में मुसलमानों का खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 269 है कि बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो क्या हिस्सा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर इसमें भी सही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। दिसंबर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में बिहारी नामक स्थान पर चौकीदारी टैक्स के विरोध में प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शनकारियों ने बंदूक से 27 बार छर्रे दागे जाने की परवाह नहीं की। अगले दिन बेगूसराय यानी कि मुंगेर जिला में स्वतंत्रता दिवस के लिए एकत्रित भीड़ में भारी संख्या में ग्रामवासी आकर सम्मिलित हो गए और उपमंडल अधिकारी को एक गड्ढे में खदेड़ दिया। 246 बार गोलाबारी किए जाने के बाद वे विसर्जित हो गए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 270 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था। तो ये रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसमें ये सही है। इसमें दिया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया। अक्टूबर 1934 में गांधी ने अपना पूरा समय हरिजनोत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय किया। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय अछूत विरोध लीग की स्थापना की तथा हरिजन नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 271 है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो ये थे मौलाना मोहम्मद अली। ऑप्शन नंबर इसमें सही है, मौलाना मोहम्मद अली, जो कि ये भारतीय नेता थे। इन्होंने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। आता है
कि मई 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। राजनीतिक संगठनों ने साइमन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार निराशा एवं असंतोष वातावरण में नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में बुलाया गया था। सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। भाग लेने वाले में प्रमुख थे तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवासन शास्त्री, मोहम्मद अली और मोहम्मद शफी, आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, M.R. जयकर, मुंजे, भीमराव अंबेडकर तथा सुंदर सिंह मजीठिया आदि लोगों ने भाग लिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 272 है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था। तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी सही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, जो कि ये 67 बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया है। दलित नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिए थे। इसके अलावा सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 273 है कि गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता कहाँ हुआ था। तो ये 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 में सही है, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ था। इस समझौते के अनुसार पहला क्या था कि गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई। दूसरा क्या था कि सभी युद्धबंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था उनको रिहा करने का आदेश दिया जाए। फिर तीसरा क्या था कि विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार, ये तीसरा था। फिर उसके बाद चौथा था कि समुद्री तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर लगाए नमक बनाने की अनुमति दी जाए। फिर पांचवा था कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई, परंतु इस समझौते को जनता को निराश किया क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 274 है कि निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन में 1932 में हुआ था। तो तीसरा हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। फिर इसमें दिया गया है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था, जिसमें भारतीय उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग तथा रजवाड़े के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, किंतु इसमें कांग्रेस सम्मिलित नहीं हुई थी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। इसमें कांग्रेस ने एकमात्र प्रतिनिधित्व के रूप में महात्मा गांधी जी ने हिस्सा लिया था। फिर उसके बाद तीसरे में गोलमेज सम्मेलन में 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला था। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 275 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो इसमें जो है पहले और तीसरे में भाग नहीं लिया था। उपरोक्त में से एक से अधिक है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 276 है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किस प्रश्न पर असफलता रहा। तो असफल रहा तो ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पे, ऑप्शन नंबर इसमें ये सही है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पे असफल रहा है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधित्व के रूप में सम्मिलित हुए थे। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के रूप के कारण पूरी तरह असफल रहा। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। अतः सांप्रदायिक गतिरोध के कारण सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को समाप्त करके घोषणा कर दी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 277 है कि महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे। तो ये लंदन से लौटे थे। ऑप्शन नंबर इसमें ये सही है, लंदन से लौटे थे। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधित्व के रूप में 7 दिसंबर 1931 से प्रारंभ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, किंतु 28 दिसंबर 1931 को वह लंदन से खाली हाथ निराश होकर बम्बई पहुंचे थे। स्वदेश पहुंचने पर महात्मा गांधी ने कहा था कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैंने उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया।
फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 278 है कि गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ये निभाए थे तेज बहादुर सप्रू। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है, तेज बहादुर सप्रू। दिया है इसमें कि वायसराय इरविन ने देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न कराने के उद्देश्य से 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। तेज बहादुर सप्रू तथा M.R. जयकर के प्रयत्नों से गांधी जी एवं इरविन के मध्य 17 फरवरी 1931 से दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई। 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य एक समझौता हुआ जो कि गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 289 है कि 5 मार्च 1931 को निम्नलिखित में से कौन सा समझौता हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है, गांधी इरविन समझौता हुआ था। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 280 है कि अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। तो ये बनाया गया था अछूतों के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है, अछूतों के लिए बनाया गया था। इसमें दिया गया है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों की कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों द्वारा किया जाना था। मुस्लिम, सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीयों, महिलाओं का तो पहले से ही अल्पसंख्यक माना जाता था। अब इस नए कानून के अंतर्गत दलित वर्ग को अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 281 है कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो ये दिया गया था 71 और 147। ऑप्शन नंबर बी सही इसमें। सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसमें पूना पैक्ट में बढ़ाकर 147 कर दिया। केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या 18% वृद्धि की गई थी। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 282 है कि पूना समझौते का उद्देश्य था। तो पूना समझौते का उद्देश्य जो कि दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। ऑप्शन नंबर 20 में सही है। फिर इसके बाद आता है कि 24 सितंबर 1932 को पूना में गांधी जी तथा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार विभिन्न विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए 147 सीटें आरक्षित की गई थी, जबकि सांप्रदायिक निर्णयन में केवल 71 सीटें ही व्यवस्था की गई थी तथा केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई थी। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 283 है कि बहिष्कृत भारत जनरल किसने नियुक्त किया गया था? तो ये थे बाबा साहेब अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही, बाबा साहेब अम्बेडकर। बहिष्कृत भारत जनरल को बाबा भीमराव अम्बेडकर ने शुरू किया था। उन्होंने जुलाई 1924 में बम्बई में बहिष्कृत हित कार्यकारिणी सभा नामक एक संस्था भी बनाई थी। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 284 है कि अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो ये कार्यकारिणी कमेटी 1937 था। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है, कार्यकारिणी समिति 1937। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत और बिहार में काश्तकारी बिल पारित किए गए। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकारों के चंगुल से बचाने तथा सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए गए थे। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 285 है कि किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो वह था 1935 का अधिनियम। ऑप्शन नंबर डी सही है, 1935 अधिनियम। 1935 के अधिनियम के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया कि एक कार्य जिसमें ब्रेक तो है परंतु इंजन नहीं है। वे 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वे पंचशील के प्रणेता तथा गुटनिरपेक्ष के विश्वास रखने वाले थे। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 286 है कि फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था? ये राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना, इसी के कारण बिहार सरकार के द्वारा इस्तीफा दिया गया था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव हुई। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए। ये प्रांत थे मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। 1937 के चुनाव में राजनीतिक कैदियों की रिहाई कांग्रेस के प्रमुख मुद्दे में से एक था। कांग्रेस के विभिन्न राज्य की सरकारें राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का प्रयास किया, परंतु राज्य
के गवर्नर ने इस प्रयास के विरोध किया। परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश यानी कि तत्कालीन संयुक्त प्रांत एवं बिहार की चुनी हुई कांग्रेसी सरकारों ने फरवरी 1938 में त्यागपत्र दे दिया। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 287 है कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था। तो बिहार किसान सभा से जो कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जुड़े थे। इसमें दिया गया है कि उपरोक्त में से ऑप्शन नंबर इसमें ये दिया गया है, इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना की। इस सभा का विस्तार बिहार के गांव में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल सांस्कृत्यायन, पंचायन शर्मा, यदुनंद शर्मा आदि वामपंथी नेताओं के सहयोग से मिला था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 288 है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी, तो ये कहाँ हुआ था। तो ये पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, पटना में हुआ था। दिया गया है कि वर्ष 1934 में पटना में कांग्रेस महासमिति की बैठक समय ही इन सदस्यों को अलग बैठक हुई थी, जिसमें अखिल भारतीय समाजवादी दल की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई थी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 289 है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। तो ये किया गया था 1936 में। ऑप्शन नंबर ए सही है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन 1936 में किया गया था। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और आंध्र में किसान आंदोलन का अगुआ कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान NG रंगा इसके महासचिव थे। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता NG रंगा ने किया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 290 है कि 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती को। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 291 है कि वह कौन सा जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। तो ये लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही इसमें, लखनऊ। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 292 है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। तो ये उनकी मृत्यु से ठीक पहले। ऑप्शन नंबर इसमें ये सही है। फिर इसके बाद आता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती वर्ष 1936 में किया गया था। वर्ष 1949 में उनकी मृत्यु के कुछ समय पूर्व ही स्वामी सहजानंद ने ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा का गठन किया था। इस संगठन की मूलभूत मांग भूमि, जलमार्ग, ऊर्जा, संपत्ति के सभी स्रोतों का राष्ट्रीयकरण करना था। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 293 है कि भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। इसमें दिया गया है कि भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना NM जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में की गई थी। इसकी स्थापना का कारण वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था। इसीलिए भारतीय श्रम संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा तथा एवं महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन वर्ष 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ था। विभाजन के फलस्वरूप ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना इसी समय जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 294 है ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। तो क्या समय था। ये 1926 से 1939 तक। ऑप्शन नंबर इसमें भी सही है। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय 1926 से 1939 तक माना जाता है। इसी दौरान MN राय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद ए डांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता बने थे। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 295 है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। तो ये कहाँ हुआ, कब हुआ था। तो 1934 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसमें भी सही, 1934। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 296 है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे। तो ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। फिर इसके बाद आता है कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में हुआ था। स्थान पटना में हुआ था। संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण थे। इसमें अन्य सदस्य थे तो अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रम दास
यूसुफ मेहराले, गंगा शरण सिंह और कमला देवी चट्टोपाध्याय थी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 297 है कि जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे, तो ये जुड़े थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर ही जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ल, मीनू मसानी, आचार्य नरेंद्र देव आदि द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 298 है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, तो कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। ऑप्शन नंबर इसमें ये सही है, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। वर्ष 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र ने किया था। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 299 है कि जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते थे? तो ये लोकनायक, ऑप्शन नंबर इसमें भी सही है, लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण पहचाने जाते थे। जयप्रकाश नारायण लोकनायक के नाम से भी जाने जाते थे। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया और 1998 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न दिया गया था। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 300 है कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 300 तक देख लिया है, जो कि ये आधुनिक भारत इतिहास घटना चक्र 2024 का है। यह बिहार पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।